नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा विशेष कार्यक्रम मध्यकाल। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन सरकार आधारभूत संरचनाओं के विकास, सुशासन के साथ आध्यात्म और सांस्कृतिक परंपराओं के उत्थान के लिए भी काम कर रही है। इसी कड़ी में सरकार भगवान कृष्ण की लीलाओं से जुड़े धर्म स्थलों का विकास कर धार्मिक पर्यटन के विकास और गौवंश संवर्धन, दुग्ध उत्पादन से ग्रामीणों की आर्थिक उन्नति की कोशिश में जुटी हुई है। उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्री कृष्ण गुरुकुल शिक्षा यात्रा में एक बार फिर अपना ये संकल्प दोहराया। भगवान कृष्ण के ये धाम तो दिख ही रहे हैं, जैसा हमारा उज्जैनी है, नारायणा है, बिहार के पास पीथमपुर है। हमने बनारस का आनंद भी लिया। हमने आने वाले समय में भगवान चाहेगा तो गोपाल कृष्ण का आनंद भी आएगा। इसमें दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। आने वाला समय इस प्रकार से चलेगा। अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, सरकार श्री कृष्ण की स्मृतियों को संजोने का काम कर रही है। श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली उज्जैन, श्री कृष्ण और सुदामा का मैत्री स्थल ग्राम नारायणा, रुक्मणी वरण के स्थल पर धार जिले के अमझेरा और विनम्रता का संदेश देने वाले स्थल जाना पाव को तीर्थ के रूप में विकसित किया जाएगा। श्री कृष्ण पाथे के मार्ग पर आने वाले वन, जंगल संरचनाओं और उद्यानों का भी संरक्षण किया जाएगा। यहाँ से द्वारका तक किस मार्ग से गए या वो असम तक किस मार्ग पे गए, भविष्य में भी कहां गए, ये प्रकल्प भी हमको हाथ में लेना और इस पूरी व्यवस्था को। और अब मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए वृंदावन गांव बनाने का फैसला भी उनकी सरकार ने लिया है। इससे गौवंश को संरक्षण और दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी से ग्रामीणों को आर्थिक स्वावलंबन मिलेगा। और 5,000 से बड़ी अगर गौशाला आप खोलते हो तो उसके लिए भी 40 रुपया प्रति गौमाता, 130 एकड़ जमीन और बाकी भी अन्य प्रबंधन करते हुए गौशाला आपकी, दूध आप उठाइए, बाकी गौ उत्पाद, आजकल तो गौमूत्र, गोबर सबका काम आता है, वो सब आप करिए। लेकिन हमारी गौ माताओं की अपने हजारों साल से जो भारत की पहचान है, हम तो घर घर, जिसके घर गाय वो गोपाल, इसलिए तो गोपाल कृष्ण की जय बोलते हैं। यह आनंद हमको आता है। इसलिए दूध और दही की नदियां बहती थी हमारे मध्य प्रदेश और देश के अंदर, हम वो दौर वापस लाना चाहते हैं। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। धार्मिक पर्यटन आज देश के कई राज्यों में अर्थव्यवस्था का आधार बन रहा है, तो दुग्ध उत्पादन यानी कि श्वेत क्रांति ने भी ग्रामीण विकास के नए द्वार खोल दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की यह पहल भी मध्य प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है। इस पर आज हम करेंगे चर्चा। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका परिचय जल्दी से आपसे करवा देते हैं। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रवक्ता हैं महामंडलेश्वर बाबा महादेव। बाबा महादेव जी, आपका बहुत स्वागत करता हूं। और इसी के साथ जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर हैं स्वामी शैलेशानंद गिरी जी। शैलेशानंद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और इस चर्चा की शुरुआत बाबा महादेव आपसे ही करते हैं। एक तरफ सरकार और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विरासत से विकास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो जो युवा वर्ग है उसे रोजगार तो मिलेगा ही, और लोग अपनी संस्कृति को, सनातन धर्म को और बखूबी तरीके से जान पाएंगे। विरासत से विकास भी होगा। अब सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है, जिस तरीके से अब गुरुकुल का जो है व्यापक स्थान होगा और कृष्ण पाथे का विकास किया जाएगा, तो लोग श्री कृष्ण के बारे में और बेहतर तरीके से जान पाएंगे। राज्य में जहां जहां श्री कृष्ण रहे, जहां जहां उनकी शिक्षा स्थली रही, उस जगह को भी लोग बेहतर तरीके से जान पाएंगे। सरकार के इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? सबसे पहले मैं अपने गुरु मां आशुतोष शामरी जी को प्रणाम करते हुए, बाबा आशुतोष शामरी जी महाराज जी के चरणों का आशीर्वाद लेते हुए, जो आज ये सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी और मोहन यादव जी जो ये फैसला ले रहे हैं, मुझे लगता है कि इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं और शुभकामना और बहुत बहुत जो है साधुवाद के पात्र हैं। क्योंकि अगर हम अपने शास्त्र ग्रंथों की तरफ देखें तो गौ माता को कृषि का आधार और स्वास्थ्य का आधार, संपन्नता, इकोनॉमी जो है उसका आधार, ऐसा हमारे प्राचीन काल में इसको लिया गया, समझा गया और उससे ये सारी चीजें थी। आज हम बदलते दौर में कहीं ना कहीं हम अपने भारतीय संस्कृति सभ्यता को विस्मृत कर रहे हैं और पाश्चात्य सभ्यता की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं, और इस वजह से यही हमारे दुखों का और बहुत सारी बीमारियों का और बहुत सारी संकटों का कारण भी है।
लेकिन जब ऐसे समय में भौतिकतावादी युग में फिर से एक मुख्यमंत्री, एक पार्टी, एक सरकार फिर से उस शुद्ध भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु, गौ माता के संरक्षण संवर्धन हेतु जब ये प्रयास करते हैं, और चूंकि यहाँ पर एक बहुत सुंदर एक शब्द आपने बोला, श्री कृष्ण पाथेय, भगवान श्री कृष्ण जिस पथ पर चले, जिसका मार्गदर्शन किया, और यह भी कहा जाता है कृष्णम वंदे जगत गुरु, तो मुझे लगता है कि उनका दिव्य सोच, दिव्य विचारधारा और जीवन को निकृष्टता से उत्कृष्टता की ओर, पतन से उत्थान की ओर ले जाने वाला जो मार्ग उन्होंने दिखाया है, मुझे लगता है वह सभी के विचारधाराओं से सर्वोपरि है। उससे ऊंचा कोई चीज हो ही नहीं सकता जो हमारे प्रभु भगवान श्री कृष्ण ने दिया है। और उसके बारे में कोई व्यक्ति सोचे और करे तो सचमुच बधाई का पात्र है। और वास्तव में इस दिशा में जैसे श्वेत क्रांति की बात की है और गौ सेवा की बात की है, तो इससे सुंदर, चूंकि इससे पुण्य भी अर्जित, और कहते हैं कि पुण्य क्या है, जो हम इस मृत्यु के बाद भी ले जा सके वह पुण्य है। तो ये बहुत ही सुंदर बात उन्होंने की है और सुंदर ये प्रकल्प है, और इसका हम सभी को स्वागत करना चाहिए। निश्चय ही इससे देश को, समाज को, मानवता को, स्वास्थ्य को, हमारे आने वाली पीढ़ी को और इस देश की इकोनॉमी को बहुत बड़ा लाभ होगा। इसका हम बहुत बहुत स्वागत सम्मान करते हैं और इसके बहुत सारे सुंदर फायदे के रूप में हम इसे देखते हैं। इसके लिए बहुत बहुत सरकार को बधाई है। जी बढ़िया, बहुत बढ़िया। आऊंगा वापस से आपके पास। स्वामी जी का मैं रुख कर लेता हूँ। स्वामी जी, बाबा महादेव को आप सुन रहे थे, जिस तरीके से पाश्चात्य सभ्यता का वो जिक्र कर रहे थे, सही बात है। जो युवा है आज का, वो पाश्चात्य सभ्यता के मकड़ जाल में कुछ इस तरीके से उलझा हुआ है कि उसे अपनी संस्कृति के बारे में ज्यादा बोध नहीं है। चाहे खाने के बारे में अगर हम बात कर लें तो पिज्जा के 12 वेरिएंट के बारे में उसे पता होगा, लेकिन खिचड़ी के बारे में ज्यादा ना पता होगा। अब सरकार जो पहल कर रही है, वृंदावन गांव बसाने की बात कर रही है, कृष्ण पाथेय की बात कर रही है, तो क्या अब इसके जरिए न सिर्फ युवा, आने वाली पीढ़ी भी हमारी संस्कृति को बखूबी जान पाएगी? क्या क्या फायदे होंगे इसके? बिल्कुल सहमत हूँ। बाबा महादेव की बातों से मैं 100% सहमत हूँ। देखिए, एक बात ये समझनी होगी, सभ्यता शब्द ही अपने आप में जीवन शैली है। तो हम पाश्चात्य हो, पूर्वी हो, दक्षिणी हो, उत्तरी हो, कोई सी भी सभ्यता के हम विरोधी कदापि न बने और न कभी रहेंगे। उनके अंदर की जो त्रुटियां हैं, वो त्रुटियां इसलिए हैं कि देखिएगा, जो रेगिस्तान में रह रहे हैं उनके पास में खाने का, पीने का कोई व्यवस्था नहीं, तो मांसाहारी हो गए। वही स्थिति बर्फीले प्रदेशों की हो गई। किंतु हम तो ईश्वर की तरफ से ही प्रदत्त एक स्वर्ग के अंदर रह रहे हैं, जिसे हम भारत भूमि कहते हैं, जहां पर बारिश भी पर्याप्त है, पहाड़ भी पर्याप्त है, नदियां भी पर्याप्त है, बर्फ भी पर्याप्त है, यानी सारी ऋतुएं हैं। किंतु सभ्यता का जो बोलते हैं ना, इवोल्यूशन का जो स्टेज है, इवोल्यूशन की स्टेज के अंदर जो हमारी सनातन वैदिक परंपराओं के जरिए जो विकसित हुई है सभ्यता है, वो उच्चतम है। हमने गाय के द्वारा लाभों के ऊपर बात करने की बात करी। ये जो यात्रा जो निकल करके आ रही है शांतिपनी वाली, ये कल मेरे आश्रम पे, परसों मेरे आश्रम पे उनका निवास था। मैं चूंकि नई दिल्ली था, इसलिए उनसे मैं दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर पाया। किंतु एक बात ये ध्यान रखिएगा कि जब महापुरुषों के पद चिन्हों का जब हम अनुसरण करते हैं, तो हमारे अनेक पाप भी कट जाते हैं, न जाने कितने जन्मों के कर्म बंधन भी कटने लग जाते हैं। तो मोहन यादव जी को साधुवाद है कि वो कम से कम इस बात को समझ रहे हैं। मैं बड़ा तीक्ष्ण क्रिटिकल एनालिसिस करने वाला रहा। मैं निरंतर रूप से पूरे देश भर में अपने प्रवचनों में कहता हूँ, हिंदुओं को ललकारते हुए, फटकारते हुए और डपटते हुए कि गाय हमारी माता है, सड़क पे छोड़ के आता है। ये जो गाय पालने वाले हैं, ये हम हिंदू ही हैं, हम ग्रामीण जन ही हैं, और किंतु हम सड़क पे छोड़ देते हैं, तो उसकी शासन की भी उतनी ही जवाबदारी होती है, पर उससे ज्यादा जवाबदारी गोपाल की होती है, जिसका मुख्यमंत्री जी ने उल्लेख करा। गोपालकों की ये जवाबदारी है कि अपनी माताओं को वो सड़कों पे न छोड़े। और उसके बाद में अंग्रेजी की कहावत है कि नेवर ब्लेम फॉक्स फॉर ईटिंग चिकन। आप अपना चूजा उठा करके, मुर्गा उठा करके लोमड़ी ले गई, तो आप लोमड़ी पर आरोप क्यों लगाते हो? आपकी बेटी को लव जिहाद करके यदि कोई विधर्मी ले गया, तो आप उस पर आरोप बाद में लगाइए। पहले देखिए हमारे घर में कभी कहाँ है। हमारी गाय सड़कों पे है, इसलिए उनका गोवंश का हत्या होना, उनकी तस्करी होना, उनका एक्सपोर्ट होना
उस मांस के ऊपर प्रतिबंध क्यों नहीं लग पा रहा है? तो ये हमें देखना बेहद आवश्यक है। तो अब ये बात स्पष्ट है, देखिए संस्कृति के साथ में हम चलते हैं तो सुसभ्यता की ओर हम चलते हैं। सुसभ्यता की ओर जब हम चलते हैं तो हमारी सभ्यता उसी वैदिक वाङ्मय की ओर परिपूर्ण होती है जो कि किसी युग में रही है। मध्यकाल को हमें विस्मृत करना ही पड़ेगा। हम मध्यकाल के भूत को लेकर के लाद करके बेताल की तरह चलेंगे ना, तो बार बार हमसे प्रश्न करेगा, बार बार हमें उलझाएगा और वापस से उड़ करके वो टंग जाएगा। तो हमें विक्रम बेताल के इस तारतम्य को समझना होगा। आज मैं साधुवाद देता हूँ मध्य प्रदेश शासन को और साथ में गौरव व्यक्त करता हूँ। शिवराज जी की सरकार ने एक सूत्र प्रारंभ किया था, उस सूत्र को बहुत अगले आयाम की ओर ले जा रहे हैं मोहन जी। दोनों को साधुवाद। निश्चय ही यह हमारे देश को बहुत अच्छा एक उदाहरण प्रस्तुत करेगा। बेशक सरकार की ये जो पहल है काफी ज्यादा सराहनीय है। रमेश जी का मैं रुख कर लेता हूं। रमेश जी, कल बड़े मंच से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक ऐलान किया है कि गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया जाएगा। मंत्रियों से चर्चा करने के बाद उसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। अब मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में अच्छे नस्ल की गाय भी हैं, लेकिन दुग्ध उत्पादन में मध्य प्रदेश का वो स्थान नहीं है जो स्थान होना चाहिए। अब सरकार की पहल के बाद क्या मध्य प्रदेश श्वेत क्रांति की तरफ आगे बढ़ रहा है? देखिए, मोटे तौर पर निश्चित रूप से सबसे पहले तो मैं दोनों संतों को प्रणाम करता हूं और दोनों संतों ने जो बात कही है निसंदेह कहीं ना कहीं समाज के लिए और राष्ट्र के लिए कल्याणकारी बात दोनों संतों ने कही है। दोनों की बातों का समर्थन करते हुए मोहन यादव जी ने जो कदम उठाया है, खास तौर से कृष्ण पाठे का निर्माण हो, गौशालाओं का निर्माण हो, ये निश्चित रूप से दोनों सराहनीय हैं। आप अगर मध्य प्रदेश को देखेंगे, ये ठीक है कि भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ और जाकर के वो द्वारका में बसे, ये बात ठीक है। लेकिन अगर आप मध्य प्रदेश को देखेंगे तो मध्य प्रदेश से उज्जैन से लेकर के जो गुजरात का रास्ता है, सोमनाथ तक का रास्ता जाता है, या उज्जैन से लेकर के त्रिपुरी जो जबलपुर में है वहां तक देखेंगे, या तो कहीं ना कहीं पूरे मध्य प्रदेश में शायद ही ऐसा कोई सा जिला केंद्र है जहां भगवान कृष्ण के पद ना पड़े हों। अब तो स्वाभाविक रूप से कृष्ण जी को अगर आप देखेंगे तो गीता तो छोड़ दीजिए, जो 574 कृष्णवाच के श्लोक हैं कुल 700 में से, उनमें जो जीवन का संदेश, राष्ट्र निर्माण का संदेश, समाज निर्माण का संदेश, पर्यावरण के संतुलन का जो संदेश है, इसके अलावा अगर आप महाभारत में देखेंगे, जो उनका युधिष्ठिर से संवाद है, जो उनका द्रौपदी से संवाद है, जो उनका भीष्म से संवाद है, जो विदुर से संवाद है, वो सारे के सारे संवाद जो है वो कहीं ना कहीं राष्ट्र निर्माण के लिए और पीढ़ी के निर्माण के लिए है। लेकिन समस्या तब आती है जब दासत्व का बोध हम पर हावी हो जाए और जिसको अगर आजकल की भाषा में कहूं कि गुलामी की जंजीरों को हम अपना आभूषण समझ करके उनसे श्रृंगार करने लगे और उनको अपना उजला करके और उनको पहनने लगे, तो वो समाज का भला कभी नहीं हो सकता। ये एक प्रकार से मानसिक रोग है। तो योजना पूर्वक भारतीयों को दासत्व के रोग में जितना जकड़ दिया गया है, अब बहुत देर बाद, बहुत दिनों बाद ये बात आई है, तो न केवल कृष्ण की गाय, हमारे यहाँ गाय की जो 4 प्रमुख चीजें हैं, विप्र है, धेनु है, सुर है और संत है, उसमें गाय है। यानी देवताओं के संपन्न तुल्य में जिसको गाय को माना गया है, संतों के तुल्य जिसको गाय को माना गया है, उस गाय की इतनी उपेक्षा, तो वो जो है कुल मिलाकर के मोहन यादव जी उसको दूर करना चाह रहे हैं। और फिर अगर हम सारी चीजें, ग्रंथ को, संस्कृति को छोड़ भी दें, 1 मिनट और लूंगा मैं आपका, गाय इकोनॉमी का आधार है। गांव में अगर आप देखेंगे तो खाली समय में गाय का दूध है, उसका गोबर भी है, उसकी औषधियां बनती हैं, उसकी एक एक चीज, गौमूत्र से भी औषधियां बन रही हैं। गाय जितना खाती है उससे कई गुना वो संपन्नता देती है। तो कहीं बल्कि इसके साथ साथ मैं संतों से यह प्रार्थना भी करूंगा कि कहीं ना कहीं कृष्ण पाठे में जो कृष्ण जी को आधार पर जो कथाएं होती हैं श्रीमद् भागवत की, उसमें कृष्ण की जो कहीं ना कहीं जो शौर्य की बात है, उनकी शक्ति की बात है, मानवता की बात है। कृष्ण 11 साल और 7 महीने में गोकुल छोड़ चुके थे। रास का जो प्रसंग 10वें स्कंद में आता है वो केवल नृत्य नहीं है, वो कमर मटकाने का नाच नहीं है, वो कहीं ना कहीं आत्मा का जो अलौकिक नृत्य है वो है। तो मैं समझता हूँ प्रवचनों में भी स्वाभिमान की बात, स्वराष्ट्र की बात, स्वत्व की बात आना चाहिए। हमारी भूषा क्या है, हमारी भाषा क्या है, हमारा भोजन क्या है, हमारा भजन कैसा है, हमारा भ्रमण कहाँ होना चाहिए, ये सारी चीजें
कहीं ना कहीं आचार संहिता का हमारा बनना चाहिए। और इस मार्ग पर आप कल्पना कर सकते हैं, गीता का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ है। यहाँ गीता का ज्ञान मध्य प्रदेश में भगवान परशुराम जी ने 2 पंक्ति में दिया है भगवान कृष्ण को, वो पूरा प्रसंग महाभारत में आता है। तो कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश की धरती, अगर हम भौगोलिक विज्ञान की दृष्टि से देखेंगे तो संसार के निर्माण के जो प्रारंभिक क्षेत्र है, अरावली, सतपुड़ा और विंध्याचल का जो पर्वतीय क्षेत्र, जो मध्य का पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ जीवन का सबसे पहले अंकुरण हुआ है। इसलिए संसार में डायनासोर के जीवाश्म सबसे पहले यही मिले। तो कुल मिलाकर के ऐसी धरती अब लौट रही है अपने सांस्कृतिक गौरव की ओर। इसमें सामाजिक जागृति की बहुत आवश्यकता है। सरकार तो अपने प्रयास कर रही है, लेकिन लोगों की जागरूकता भी बहुत ज्यादा जरूरी है, लोगों का समर्थन और सहयोग बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया रमेश जी। स्वामी जी का मैं जल्दी से रुख कर लेता हूं क्योंकि समय मेरे पास बहुत कम बचा हुआ है। स्वामी जी, आपसे एक बात और मैं समझना चाहूंगा, जल्दी से उत्तर दीजिएगा। वृंदावन गांव क्या स्वावलंबन की तरफ जो संकल्प लिया जा रहा है, इसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं? अगर ये गांव बसाए जाते हैं तो क्या रोजगार के साथ साथ संस्कृति को भी बढ़ावा दिया जा रहा है? देखिए, स्पष्ट है, गोवर्धन या वृंदावन दोनों का कॉन्सेप्ट जो इतना समसामयिक है कि उसके अंदर देशाटन का स्थान हो, पर्यटन का स्थान हो, तीर्थाटन का स्थान हो, सभी जगहों का उसमें समाहित होता है। रुग्णालय हो, शिवालय हो या न्यायालय हो, गो का महत्व तीनों जगह बेहद होता है। तो मुझे लग रहा है कि जो हम बात करते थे सेल्फ सस्टेनेबल विलेजेस की, जिसको स्मार्ट सिटी, जिसको विगत सरकारों ने, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, वो स्मृत कर गई, वो उसके अंदर कहीं ना कहीं त्रुटि कर गई। हमारी स्मार्टनेस ये थी, खुद की बिजली, खुद का पानी, खुद की सड़क, खुद के अस्पताल, खुद का रोजगार, ये सारा विषय वस्तु, ये बेहद ऊंची योजना है जो वृंदावन धाम के रूप में होने वाली है। और निश्चय ही ये आने वाले युगों युगों तक यदि ये संपन्न हो गई, इसकी एग्जीक्यूशन प्रॉपरली हो गया, तो ये बात पक्की है कि हम जो संघर्ष कर रहे हैं, हम जिस विषय के लिए साधु बने, वो विषय यही तो थे कि हम लोगों को स्वावलंबी बनाए। तो स्वावलंबिता की ओर हम बहुत बड़ा कदम ले रहे हैं और निश्चय ही इसके लिए हमारी शासन, हमारी सरकार साधुवाद की प्राप्ति। आध्यात्म की तरफ तो हम आगे बढ़ ही रहे हैं और सरकार का जो समर्थन और सरकार का जो कदम है वो भी काफी ज्यादा सराहनीय है। ठीक है, बाबा महादेव जी का मैं जल्दी से रुख कर लेता हूं। बाबा महादेव, आपसे एक बात और समझना चाहूंगा कि सरकार श्वेत क्रांति के बारे में सोच रही है, वृंदावन गांव के बारे में सोच रही है, इससे होगा क्या? सरकार के जो उद्देश्य हैं कि सबसे पहले तो रोजगार सृजित हो, जो मध्य प्रदेश के युवा हैं उन्हें बाहर काम करने के लिए ना जाना पड़े, इसी के साथ मध्य प्रदेश के जो लोग हैं वो अपनी संस्कृति के बारे में तो सबसे पहले जानें, उसके बाद हम दूसरे राज्यों और दूसरे लोगों को बताएं। क्या सरकार का ये उद्देश्य बहुत जल्दी पूरा होने जा रहा है? कैसे देखते हैं सरकार के इस काम को? देखिए, गौ माता को व्यापार का आधार भी कहा गया है। और दरअसल क्या है कि जो अभी कहा गया स्वास्थ्य के लिए, तो अमेरिका ने, अभी नासा ने और बहुत सारे वैज्ञानिकों ने खोज किया, गौमूत्र जो है कई 100 बीमारियों की दवा है और उसमें बहुत ही अप्रतिम लाभ होता है यदि कोई गौमूत्र का सेवन करे। और गौ माता से जितनी चीजें हमें प्राप्त होती, चाहे गोबर हो, गौमूत्र हो, दुग्ध, घी, दही, जितनी भी चीजें हैं वह सब, यहाँ तक कि हमारे वहाँ वास्तु के बहुत सारे जानकार हैं और उससे बहुत सारे लोग प्रभावित हैं, उससे लाभ लेना चाहते हैं। तो वास्तु के समस्त दोषों को दूर करने की एक दिव्य क्षमता गौ माता में है। अगर उसमें कहा जाता है, कई बार कई मकान बनते हैं, कई ऐसे निर्माण होते हैं, भवनों का कंस्ट्रक्शन होता है, लेकिन उसमें कई वास्तु के दोष होते हैं। और अगर वो वास्तु के दोष आप मिटाना चाहते हैं तो गौ माता को वहां पे स्थापित करिए, वहां उनकी सेवा कीजिए। और मैं स्वामी शैलेशानंद जी की एक बात से मैं सहमत हूं कि जैसे स्वामी जी ने एक बात कहा कि अगर गौ कट रही है तो हिंदू स्वयं उसका जिम्मेवार है। जब हम गौ माता की सेवा नहीं करेंगे और रोडों पे उन्हें छोड़ देंगे तो कोई ना कोई विधर्मी उसको काटेगा और ये न्याय संगत फिर वो एक ये बन जाता है कि भाई वो ये रोडों पे एक तरह से एक्सीडेंट का और कई समस्याओं का कारण बनते हैं। तो कहीं ना कहीं इसलिए हमें स्वयं सबसे पहले हमें अपने गौ माता का सम्मान करना होगा। और जब हम सम्मान करेंगे, उनका संरक्षण करेंगे, तो किसकी क्या मजाल है, किसकी क्या हिम्मत है जो उनको काट देगा। तो व्यापार सृजन अवश्य होगा। और गौ गोबर से जिस समय वो जो केचु विधि से जब उसका खाद बनाते हैं तो कहते हैं ये सबसे सर्वोत्तम खाद बनता है। गौ गोबर से जो गैस निकलता है उसका भी लाभ, हमारे आश्रम में बहुत बड़ी गौशाला है और गाय के गोबर के गैस से भोजन भी बनता है और गाय के गोबर से केचुए का जो के द्वारा जो खाद निर्मित होता है वह भी बनता है। और मतलब सब प्रकार से लाभ है। और हम हमेशा हम देखते हैं
उससे बहुत प्रकार का लाभ हम देखते हैं निरंतर। और कभी भी गौ माता अपने पूरे जीवन में, सिवाय चाहे वो उपले के रूप में हो, चाहे खाद के रूप में हो, चाहे गौमूत्र के रूप में, तो सब लाभ है, लेकिन हम इस चीज को समझते नहीं और इकोनॉमी को बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण भी है। तो गौ माता की सेवा करनी चाहिए। और यहाँ तक जैसे आज ऊपरी हवा होता है, कई लोगों को मानसिक यातना होती है, डिप्रेशन का जो बीमारी है, उसमें हमारे जो आयुर्वेद है, धन्वंतरी जी ने एक उपाय दिया है कि गौ माता को पीठ पे रोज आप हाथ फेरिए, सिर्फ सहलाइए गौ माता को शुभ संकल्पों द्वारा। तो उसके अंदर इतनी पॉजिटिविटी है कि वो आपके भूत प्रेत या जो तनाव है, जिसको अवसाद कहते हैं, डिप्रेशन कहते हैं, तो इस प्रकार की बीमारियां, रोग भी दूर होती हैं। इसलिए अध्यात्म में कहा जाता है हर संत को, हर भक्त को गौ माता की सेवा करना चाहिए, गोबर उठाना चाहिए और उनको सहलाना चाहिए, एक प्यार दुलार देना चाहिए, उससे बहुत बड़ा लाभ होता है। तो कुल मिला जुला के सरकार का अगर इस प्रकार से देखे, सखी प्रेम दोनों तरफ पलता है, समाज जलता है तो परवाना भी साथ जलता है। सब कुछ जिम्मेवारी हम सरकार के ऊपर नहीं सौंप सकते, कुछ हमारी भी जिम्मेवारियां, अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसलिए हमें भी अपने कर्तव्यों को समझना पड़ेगा, उसका पालन करना पड़ेगा। और सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ये सहयोग किया और ये पहल किया, ये सार्थक पहल है, सहयोग किया। तो दोनों और इसके तरफ से अलावा पहल सनातन होगा। संस्कृति इतनी ज्यादा गूढ़ है कि उसकी हर पंक्ति में कहीं ना कहीं कुछ लाभ छुपे हुए हैं। जरूरत है अच्छी दृष्टिकोण की और जरूरत है कि लोग उसे किस तरीके से देखते हैं, और लोग अगर जागरूक होंगे तो जाहिर सी बात है कि विकास चहुं ओर बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया हमारे सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने तर्क रखने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। और आज हम बात कर रहे थे सरकार की पहल की, सरकार के काम की, जिस तरीके से सरकार अब कृष्ण पाथेय की तरफ आगे बढ़ रही है। और इसी के साथ गौ संवर्धन को लेकर भी सरकार जिस तरीके से सजग है, इसको लेकर जनता अब सरकार के फैसलों का स्वागत कर रही है। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए। और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।